मला वाटतो जेवढा तुम्ही स्कूल आणि कॉलेजमध्ये नाही शिकतो तेवढा तुम्ही फिरून शिकतो. किती देश फिरलायत? 45 झाले. माझ्याकडे 3 पासपोर्ट आहेत. इंडिया जैसा कुछ भी नहीं है. मेरी मम्मी, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरा ब्रदर, इन सबको छोड़कर और कोई ना लाईक शेअर सबस्क्राईब कॉमेंट कुछ नहीं करता था. मी मुंबईची मुलगी आहे, महाराष्ट्राची मुलगी आहे, तर मला माझा फेवरेट स्टेट महाराष्ट्राचा आहे. पापा को बहुत घूमने का शौक था मेरे, तो वहीं से ये शुरुआत हुई. मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि कोई ना कोई चैनल APB माझा जैसा मुझे हायर कर लेगा. मैं मराठी सीख लूँगी थोड़ा. नमस्कार, मी राखी. आज राष्ट्रीय पर्यटन दिन आहे आणि त्याच निमित्ताने आपण भेटणार आहोत एका खास व्यक्तीला. खरं तर त्या व्यक्तीची ओळख करून द्यायची गरज नाही आहे, कारण ती व्यक्ती आपल्याला मोबाईलमध्ये भेटतच असते आणि खास करून जेव्हा फिरण्याचा विषय येतो तेव्हा तिचे व्हिडिओ आपोआपच आपल्या समोर येतात. आणि मी बोलते आहे प्रसिद्ध यूट्यूबर, इन्फ्लुएन्सर, ट्रॅव्हल इन्फ्लुएन्सर काम्या जानी उर्फ कर्ली टेल्स. खूप स्वागत आहे तुमचं ABP माझामध्ये. आणि खरं तर आज राष्ट्रीय पर्यटन दिनाच्या निमित्ताने आपण भेटतो आहे आणि तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरता आणि अनेकांना प्रेरणा देता फिरण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त लोकांना आनंद घेता येईल अशी ठिकाणंही शोधत असतात सतत. तर त्याच निमित्ताने त्यांच्यासोबत आपण गप्पा मारणार आहोत. ट्रॅव्हल कुणासाठी मेडिटेशन आहे, ट्रॅव्हल कुणासाठी थेरपी आहे, काम्या जानीसाठी ट्रॅव्हल काय आहे? ट्रॅव्हल माझ्यासाठी जगण्याचा मंत्र आहे. मला वाटतो जेवढा तुम्ही स्कूल आणि कॉलेजमध्ये नाही शिकतो तेवढा तुम्ही फिरून शिकतो. मला वाटतो कि एक चीज़ अगर आप अपने साथ हमेशा लेकर जाएंगे वो है कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया. पंकज त्रिपाठी यांची मी इंटरव्ह्यू घेतली होती आणि त्यांनी मला एक गोष्ट सांगली एंड मुझे अभी भी वो याद है कि उन्होंने बताया कि आप अपने साथ सिर्फ यही लेकर जाते हो जो आपने इन आँखों ने देखा, इस ज़बान ने जो चखा या इन कानों ने जो सुना. यही आपकी जीवन भर की पूंजी है, यही आपकी फिक्स डिपॉजिट है और यही है. मतलब उसके अलावा तो आप कुछ लेकर ही नहीं जा सकते. तो यही है मेरा मंत्र विद रिस्पेक्ट टू ट्रॅव्हल. किती देश फिरलायत? 45 झाले. हो. आणि पासपोर्ट किती आहेत? माझ्याकडे 3 पासपोर्ट आहेत. हो. आणि हा प्रवास अजून सुरू आहे, त्यामुळे अजून त्याच्यात ॲड ऑन होत जातील गोष्टी. खूप होणार. ये जो टूरिज्म होता है किसी भी देश के लिए, जैसे अभी आपने कहा, ये कितना इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए टूरिज़्म क्या होता है ना, टूरिज़्म एक होता है कि आपकी अपनी इकोनॉमी जो चल रही है, राइट, एक कंट्री की जो अंदर ही पैसे सर्कुलेट हो रहे हैं. जब इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया में आते हैं तो डॉलर्स हमारे पास आ रहे हैं, एक एडिशनल फ्लो ऑफ रेवेन्यू आ रहा है. जिस जगह पर वो जा रहे हैं वहाँ की लोकल इकोनॉमी बढ़ती है और हर चीज़ की, एक छोटी से छोटी दुकान हो, एक कोई वो होता है ना जो आप उनके कल्चरल कपड़े पहन लीजिए, फ़ोटो खिंचवा लीजिए, कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लो, किस होटल में जाके रह लो, तो आप इमेजिन कीजिए टैक्सी हायर कर लो, कितने लोगों के घरों पे वो रेवेन्यू का इम्पैक्ट पड़ता है, कितनी फैमिलीज़ पर वो असर पड़ता है. एंड भारत एक कितना खूबसूरत देश है, तो हमें तो पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कितना खूबसूरत है. और वही जब बाहर के लोग जब इंडिया आते हैं और उन्हें पता चलना चाहिए कि जैसा इंडिया वो मूवीज़ में देखते हैं वैसा है नहीं, उससे बहुत कुछ ज़्यादा हो रहा है. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर देश के लिए टूरिज़्म बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड द गुड थिंग इज़ दैट इंडिया सचमुच बहुत ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ टूरिज़्म. और मैं इतना भी बता दूँ, तुम्हें मला विचारले कि मैं कितनी कंट्रीज़ गई हूँ. मैं 45 कंट्रीज़ गई हूँ, बट मुझे हमेशा से ये लगता है और मैं कितना रिएटरेट करती हूँ इस बात पर कि इंडिया जैसा कुछ भी नहीं है. बहुत क्योंकि यहाँ पे जो इतना कल्चर डाइवर्सिटी, जो आपको हर एक स्टेट है ना, एक अपने आप में ही एक अलग कंट्री है. हर स्टेट का अपना खाना, हर स्टेट का अपना लैंग्वेज, हर स्टेट का अपना पहनावा, अपना बात करने का डायलेक्ट, सब बदल जाता है. अगर आप यूरोप के 2 कंट्रीज़ में चले गए ना, उसके बाद बाकी सारे सेम है. बट इंडिया में आपको ऐसा नहीं लगेगा. एवरी 100 किलोमीटर्स द लैंडस्केप चेंजेस, लैंग्वेज बदल जाती है, खाना बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है हर 100 किलोमीटर के बाद. सोलो ट्रॅव्हलचा क्रेज खूप वाढला आहे भारतात, तर त्याच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? मला वाटतो सगळ्यांना ट्राय करायला पाहिजे सोलो ट्रॅव्हल. हो, मी केलं आहे. मी केलं आहे.
खूप अच्छा कामाच्या व्यतिरिक्त हो केला आहे. मी इस्तानबुल गेली होती आणि सोलो ट्रैवल केला होता. बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मुझे हेल्प किया रास्ते में, बट उसमें आपको अपने आप के बारे में बहुत पता चलता है, प्लस रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, आपका जो मन करता है आप करते हैं. जब आप एक बड़े ग्रुप में होते हैं आपको हमेशा सोचना है कि सब खुश हैं या नहीं हैं, बट सोलो ट्रैवल में आपको सिर्फ अपनी खुशी देखनी है जो आपको पसंद है. सबके लिए नहीं है ये. अगर आप नर्वस होते हो, अगर आप डरते हो अकेले घूमने से, मुझे ऐसा लगता है कि उससे आप और अच्छा अपने आप को और खुल भी सकते हो. आप ओपन अप हो सकते हो, नए लोगों से मिलते हो, आप बातचीत करने लगते हो, तो उससे भी एक आप कुछ सीखते हो. तो मेरे लिए तो ट्रैवल बस एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप बस कुछ सीखते हो, कभी अपने आप के बारे में, कभी लोगों के बारे में, कभी उस जगह के बारे में. तो मुझे लगता है सबको एक बार ट्राय ज़रूर करना चाहिए. कर्ली टेल्स कधी फेमस झाली असं वाटतं? आम्ही स्टार्ट केला 5 years पहले. पहले साल में हमें इतने वीडियोस वायरल मिलते ही नहीं थे, और तभी मैं अकेले ही करती थी. मैं अपना मोबाइल फ़ोन लेकर जाती थी, हर जगह मैं खुद ही शूट करती थी, खुद ही एडिट करती थी, वीडियोस डालती थी. तो मेरी मम्मी, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरा ब्रदर, इन सब को छोड़कर और कोई ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कुछ नहीं करता था. पर एक वीडियो हमने बनाया अबाउट लक्ष्मी विलास पैलेस इन वडोदरा, एंड वो एकदम से वायरल हो गया, क्योंकि उसमें मैंने लिखा था कि ये पैलेस बकिंगम पैलेस से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, और लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है. हम सब जब लंदन जाते हैं तब बकिंगम पैलेस ज़रूर घूमते हैं, ज़रूर जाते हैं, पर हमने इंडिया में अपना पैलेस देखा है जो बकिंगम पैलेस से इतना बड़ा है. तो वो स्टोरी लोगों को बहुत अच्छी लगी, लोगों ने बहुत शेयर की. फिर मैंने एक रिजॉर्ट डिस्कवर किया जो जोधपुर में था, वो पूल इन द मिडल ऑफ लाइक सराउंडेड बाय माउंटेन्स, बिल्कुल अलग कट ऑफ दुनिया से. उसका बहुत ही सुंदर सा ड्रोन शॉट डाला था, तो वो तभी वायरल हुआ. तो ये सब 1 साल बाद, और उसके बाद वायरल वीडियोस का सिलसिला चलता रहा. हमने शुरुआत की फेसबुक से, फिर यूट्यूब और फिर इंस्टाग्राम. उसी ऑर्डर में हम गए. लोक फिरतायत, कोरोनानंतर जास्त फिरायला लागलेत, पण असं असताना रील्सच्या जमान्यात म्हणजे ती जागा बघण्याची सोडून किंवा तिथला आनंद घ्यायचा सोडून रील्स मेकिंगवरती जास्त फोकस करतायत. तुम्हाला काय वाटतं, कसं फिरलं पाहिजे? आता मी सांगणार रील्स आणि फोटोज नको घ्या. ये किती वेळ त्याला, म्हणजे पूरा टाइम हम लोग रील्स के लिए नहीं जा रहे ना. बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि किसी भी टूरिस्ट जगह पर अगर आज आप जाओ तो सबसे पहले लोग अपना फ़ोन्स निकाल के रील्स, वीडियोस, फ़ोटोज़ यही हमेशा लेते हैं, और एक्चुअली उस जगह को एंजॉय करना लोग भूल चुके हैं. आप जाओ, पहले उस जगह को देख लो, पहले उस जगह को एक्चुअली एंजॉय कर लो, समझ लो. जाने से पहले अपने साथ एक मेमोरी के लिए फ़ोटो लेनी चाहिए. अगर आप मेरी तरह कंटेंट क्रिएटर नहीं है, तो अगर आप हैं, या अगर आपका पेशा ही ये है, आपका काम ही ये है, तो अलग बात है, आप किस पर्पज़ से जा रहे हैं. तो पर अगर आप वहाँ घूमने जा रहे हैं तो सचमुच घूमिए, सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए या रील बनाने के लिए नहीं, बट एक्चुअली उस जगह को आप अंडरस्टैंड कीजिए, देखिए, उसे महसूस कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए, और फिर वहाँ पे फ़ोटोज़ ले लीजिए एक मेमोरी सेक के लिए. तुम्ही महाराष्ट्र टुरिझमचे MTDCचे ब्रँड ॲम्बॅसेडरसुद्धा होतात. महाराष्ट्र टुरिझमबद्दल तुमचं काय मत आहे? महाराष्ट्र खूपच खूपसुरत आहे. रत्नागिरी आणि कास प्लॅटो, नागपूर, नाशिक, इगतपुरी, खूप जागा तिथल्या एक्सप्लोर केल्या, और बहुत सारी अच्छी अच्छी नई जगहें हैं. जो एक न्यू वाटर स्पोर्ट्स का उन्होंने नासिक में पूरा शुरू किया है, वन ऑफ इट्स काइंड, जो कहीं भी आपको इंडिया में नहीं दिखेगा. बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, और महाराष्ट्र इतना खूबसूरत है. बेस्ट टाइम है जब ये बारिश हो रही है, मानसून के टाइम पर. इतना ग्रीन, इनफैक्ट द बेस्ट जंगल्स, सबसे अच्छे जंगल भी ताडोबा
या इवन पेंच जो नागपुर और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, बहुत ही खूपसूरत आहे. तो मी मुंबईची मुलगी आहे, महाराष्ट्राची मुलगी आहे, तर मला माझा फेवरेट स्टेट महाराष्ट्राच आहे. खूप मध्यमवर्गीय कुटुंबातनं तुम्ही आलात. तुमचे वडील ऑटो ड्रायव्हर होते. तर बालपण कसं होतं काम्या जानीचं? खूपच सिंपल. मी आणि राहायला कुठे होता? घाटकोपर. हाँ, घाटकोपर. तर पैदा हुई मैं घाटकोपर में, पहले 10 साल वहीं रही और फिर उसके बाद चेंबूर शिफ्ट हुई. और बहुत ही सिंपल सा छोटा सा घर. और जैसे आपने बताया, फादर मेरे ऑटो रिक्शा फर्स्ट पहले बनाते थे, मैकेनिक, फिर ड्राइवर बने, फिर उनका एक शोरूम हुआ, फिर कार्स सेल करने लगे, 2 व्हीलर सेल करने लगे. और मैंने उनकी नज़रों से देखा है कि कैसे लाइफ का हर लैडर उन्होंने ऊपर की तरफ स्टेप लिया है. और वो सब इसीलिए हुआ उनकी मेहनत से. तो मैंने सबसे ज़्यादा तो ये सीखा कि आपको मेहनत हमेशा करती रहनी चाहिए, कि ऐसा कभी भी नहीं है कि बस अब हो गया, अब ये अचीव कर लिया. मुझे लगता है मैं जितना भी अचीव कर लूँ, वो मेहनत करना मेरे DNA में आ गया है. तो मेरा बचपन बहुत सिंपल रहा. पापा को बहुत घूमने का शौक़ था मेरे, तो वहीं से ये शुरुआत हुई. मैं बचपन में बहुत कम बोलती थी. हाँ, मैं कम बोलती थी. मेरे एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन भी है. और हमेशा मेरे, बिकॉज़ वो मुझसे बड़े हैं, वो स्कूल जाते थे, उनकी ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती थी और मैं सबसे छोटी थी. तो मेरी मॉम मुझे बताते हैं कि मैं हमेशा इग्नोर रहती थी. मैं ऐसे करके बोलती थी, मुझे कोई उठा लो. तुम्ही जसं सांगितलं की तुमचे आईवडीलच तुमची प्रेरणा आहे. सतत काम, मेहनतीला पर्याय नाही हे तुम्हाला आईवडिलांकडनं तुम्ही शिकलात. आणि हेच पुढे जाऊनसुद्धा, म्हणजे ही सोपी गोष्ट नाही आहे. सगळ्यांना आयुष्यात नवीन काहीतरी करायचं असतं. कम्फर्ट झोन सोडायला प्रत्येकाला वाटतं, पण ॲक्शन होत नसते. तुम्ही 10 वर्ष न्यूज प्रोड्युसर, प्रेझेंटर सगळं काम केलं आणि 10 वर्षानंतर त्या कम्फर्ट झोनमधून बाहेर आलात की मला आता स्वतःचं सुरू करायचं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, हे लग्नानंतर तुम्ही निर्णय घेतला आहे, जे आता एक्सक्युजेस दिले जातात, नाही मी आता कसं करू वगैरे. तर या कम्फर्ट झोनमधून कसे बाहेर आलात तुम्ही? लग्नानंतर आणि 3 साल की बेटी भी थी मेरी जब भी मैंने शुरू किया. हाँ, तो ॲक्च्युली वही इन्स्पिरेशन भी बना मेरे लिए, क्योंकि वो 6 महिना मॅटर्निटी लीव असतो ना, तर मी घरात होती आणि मला वाटलं आता मी काय करू, आता मी असाच घरात राहणार का. तर नाही, आता मला कुछ तर करायचा पाहिजे. मी आपला जॉब परत सुरू केला. ऑफिसला मी गेली. अजून 1 साल मैंने काम केला. 1-1.5 साल ना, 6 months के बाद अनदर 1.5 year मैं गई ऑफिस में, 1.5 to 2 years. और फिर मुझे लगा कि अभी मुझे कुछ अपने लिए भी करना है. मैटरनिटी लीव में घर पर थी, तभी मुझे ऐसा थॉट आने लगा कि मुझे पूरा टाइम घर पर नहीं रहना, मुझे कुछ अपने लिए भी करना है. और वो मेरे लिए जैसे एक अलार्म बेल होता है ना, कि नाउ वेक अप, डू समथिंग. बिकॉज हम सब अपना जॉब कर रहे हैं, हम सब बहुत कर रहे हैं, पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना था, कुछ और भी ज़्यादा करना था. मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी अपने जॉब में. सुबह जाओ, फिक्स टाइमिंग, रूटीन लाइफ. तो मैंने बोला नहीं, मुझे अपने आप को थोड़ा पुश करना है, मुझे कुछ और अचीव करना है. तो तभी मैंने अपना जॉब छोड़ा था, अराउंड जब मेरी बेटी 2.5 या 3 साल की थी. और मैंने इसी उम्मीद से किया था कि मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे इमीडिएटली रिज़ल्ट मिलेगा या मेरे पास अचानक फॉलोअर्स आ जाएंगे. और तभी इतना ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट था भी नहीं. पर तभी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है रिपोर्टिंग का, एक न्यूज़ चैनल में काम करने का, तो मैं वीडियोस बनाकर मैं डालती हूँ, मैं देखती हूँ कैसे जाता है. मैं आर्टिकल्स लिखती थी. तो हाँ, थोड़ा वक्त लगा उसको, बट मैंने फिर कर लिया. और फिर उसके बाद मैंने अपने को बोला था कि मैं 1 साल दूँगी, अगर कहीं कुछ नहीं होता तो मैं वापस नौकरी ढूंढूंगी. मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि कोई ना कोई चैनल, APB माझा जैसा मुझे हायर कर लेगा. मैं मराठी सीख लूँगी थोड़ा, पर कोई ना कोई चॅनल आता तुम्हाला नोकरी मिळेल. वर्क लाईफ आणि हे पर्सनल लाईफ तुम्ही कसं बॅलन्स करता? आपने बहुत कुछ एक इंटरेस्टिंग बात बोली. प्रेगनेंसी हमारे देश में एक सिकनेस या बीमारी की तरह ट्रीट की जाती है. बट अगर आप सोचो तो सारे एनिमल्स प्रेग्नेंट होते हैं, हर लिविंग बीइंग प्रेग्नेंट होता है, पर वो घर पर तो नहीं बैठ जाते, वो शिकार करना तो नहीं छोड़ देते. तो हमारे देश में प्रेग्नेंट वेमेन को इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों? ऑफ कोर्स अगर आपका कोई डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप घर पर बैठो या कॉम्प्लिकेशन है, ऑफ कोर्स आप घर पर बैठो, बट उससे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट
मत करो। आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, आप मन से कितना चाहते हैं कुछ करना, उस पर डिपेंडेंट है कि आप कितना अचीव कर पाएंगे। शादी के बाद ऑफ कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप कौन सी फैमिली में शादी कर रहे हैं, वो कितने सपोर्टिव है। और अगर एक लड़की बहुत श्योर है कि वो ज़िंदगी भर काम करना चाहेगी, तो उसे ये बात शादी से पहले ही अपने हस्बैंड से कर लेनी चाहिए, ताकि उसे पता हो कि उसका क्या एम्बिशन है, वो किस तरह से करना चाहती है। और ये कॉन्वर्सेशन मैंने अपने हस्बैंड के साथ की थी, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम ज़िंदगी भर भी काम करना चाहोगी। और मेरे लिए काम सिर्फ पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है, मेरे लिए वो है कि मैं अपने आप को मैं कितना ग्रो कर सकती हूँ, कितना सीख सकती हूँ। और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आपका सबसे बड़ा करियर डिसीजन वो होगा कि आप कौन से लड़के या किस लड़के से आप शादी करते हो। सो दैट्स द आयरनी ऑफ इट, कि आपका करियर डिसीजन उस पर डिपेंडेंट है कि आप किस तरह के लड़के से शादी करते हो, क्योंकि उससे आपका बहुत कुछ पता है। अगर आप घर पर खुश नहीं हो तो आप बाहर नहीं एक्सेल कर पाओगे, बिकॉज आप मेंटली हमेशा डिस्टर्ब्ड रहोगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्मूथ रहता है, कई बार उतार चढ़ाव हर इंसान के लाइफ में आते हैं, हर औरत की लाइफ में आते हैं, टू बी स्पेसिफिक। बिकॉज हमारी इंडियन फैमिलीज़ जिस तरह से हम रेज हुए हैं, हमारा काफ़ी अलग थॉट प्रोसेस रहा है, तो वो मुश्किल ज़रूर रहता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप पूरे मन से आपको पता है आप क्या करना चाहते हो। काम्याजानीचं रुटीन कसं असतं? माझा रुटीन, ओ माय गॉड, मैं सुबह को 6 बजे उठती हूँ रोज़, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो या तो मैं फ़्लाइट लेने के लिए जल्दी उठती हूँ, या मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए जल्दी उठती हूँ। तो मैं कितने बजे भी सोऊं, सुबह को 6 या 6:30 बजे मैं उठ ही जाती हूँ। एक चीज़ मेरी रूटीन में अच्छी नहीं है, मैं कम सोती हूँ, क्योंकि मैं अगर सोती भी हूँ तो मैं ये सोचने लगती हूँ कि मेरा क्या क्या काम बचा है, मुझे कितना कुछ करना है। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि दिन में 24 घंटे बहुत कम है। आई विश दिन में और ज़्यादा घंटे होते तो मैं और ज़्यादा काम कर पाती। मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना, बहुत अच्छा लगता है मतलब मुझे सिर्फ घूमना नहीं, फिर जब मैं लैपटॉप ऑन करके अपनी स्क्रिप्ट लिखती हूँ, अपनी लाइंस जो मैं बोलने वाली हूँ वो लिखती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें। मतलब मैं रात तक जाग कर भी कर सकती हूँ। मुझे याद है एक बार मैं ऐसे आधी रात को 3 या 4 बजे लैपटॉप ऑन रख के अपनी स्क्रिप्ट लिख रही थी, और रात के टाइम पर ना बिल्कुल घर में शांति होती है, सब सो रहे होते हैं। तो एक बार मेरी मदर इन लॉ ने दरवाज़ा खोल दिया, मैंने लैपटॉप बंद किया, मैं छुप गई कि वो सोचे कि पागल है आधी रात को उठकर काम कर रही है। तो एनीवे, तो मेरा रूटीन सुबह को मैं जल्दी उठती हूँ। अगर मैं बॉम्बे में हूँ तो मैं सुबह को आधा 1 घंटा यूट्यूब पर देखकर योगा करती हूँ, 5-10 मिनट के लिए मेडिटेट करने का ट्राई करती हूँ। फिर मेरी बेटी को उठाती हूँ, टिफ़िन पैक करना, उसको स्कूल भेजना 7:30-8 बजे तक। फिर आई टेक अ शावर एंड मैं ऑफ़िस के लिए निकलती हूँ 9:30-10 बजे तक, और शाम को 6:30-7 बजे तक ऑफ़िस में ऑफ कोर्स हम मीटिंग्स हैं, डिसाइड करते हैं क्या स्केड्यूलिंग होगा, कौन से वीडियोस जाएंगे। हमारी बहुत बड़ी टीम है, बहुत एफिशिएंट टीम है। किती लोकांची टीम आहे? 30 लोकांची। मी असंही ऐकलं या कर्ली हेअर्सची पण एक कहाणी आहे. हां, मेरे हमेशा से बाल कर्ली थे, और लोग हमेशा सबसे पहले जो मुझे देखकर पूछते हैं वो ये कि आपके ये असली बाल है या आपने करवाए हैं। तो सबसे पहले कॉन्वर्सेशन हमेशा मेरे बालों के लिए होता है, या कॉम्प्लीमेंट मिलता है मुझे बालों के लिए। सो माई हस्बैंड, इट वॉज हिज आइडिया कि हम तेरे कर्ली बालों के लिए कुछ हम लोग नाम रखते हैं अराउंड दैट वन। तो ये उनका आइडिया था कि कर्ली टेल्स नाम रखते हैं। टेल्स मतलब गोश्त, एंड या कर्ली बाल। तो हाँ, तो आज ब्रँड झाला आहे. सहज नाव ठेवलं होतं आणि आज तो ब्रँड झाला आहे. ह्याच्यामध्ये फिटनेस म्हणजे हे खरंच खूपच म्हणजे आमच्या सगळ्यांनाच उत्सुकता आहे. तुम्ही इतक्या ठिकाणी फिरता, इतक्या ठिकाणी खाता, मेंटेन कसं ठेवता स्वतःला फिजिकली आणि मेंटली दोन्ही? फिज़िकली मैं फिरते ना तो मैं खूब वॉक करती एज अ पार्ट ऑफ माई जॉब। तो काम की वजह से ही मैं वॉक करती रहती हूँ। जब भी मैं बॉम्बे में होती हूँ तभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं योगा कर लूँ, मेडिटेट कर लूँ फॉर माई मेंटल हेल्थ। और फिज़िकली डांस करना बहुत पसंद है मुझे, तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं डांस करती हूँ। बट ऐसे अभी मेरा कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं है, बिकॉज़ मैं हमेशा ट्रैवल करती रहती हूँ, तो मुझे फ़िक्स रूटीन में करना चाहती हूँ। हर साल मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाती हूँ, पर मैं कर नहीं पाती बट हाँ, और गुड जीन्स। आप मेरे फादर से मिलेंगे तो वो भी पतले हैं, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, हम सब गिफ्ट आहे. गॉड गिफ्ट। हाँ थैंकफुली। शेवटचा प्रश्न विचारते.
खूप लोक तुम्हाला फॉलो करतात, खूप लोकांना कॉम्प्लेक्स येतो काहींना, तुमच्यासारखं बनायचं असतं त्यांना, पण हे तेवढं सोपं नाही आहे. ज्यांना स्पेशली महिलांच्या बाबतीत ज्यांना लग्नानंतर मूल झाल्यानंतर पण खूप काहीतरी करायचं आहे पण करू शकत नाही आहे, तर अशा सगळ्यांना, तुमच्या सगळ्या फॉलोअर्स ज्यांना तुमच्यासारखं व्हायचं आहे अशा लोकांना काय सांगा? स्टार्ट स्मॉल, मतलब आप छोटे में भी अगर कुछ शुरू कर सकते हैं, जो चीज़ों में आपको सचमुच खुशी मिलती है वो आप करो, और उसमें ये मत देखो कि मुझे क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, अपने लिए करो। जिस चीज़ में भी आपको पसंद है करना, खाने का वीडियोस बनाना, ट्रैवल का वीडियोस बनाना, आई थिंक आपकी खुशी लोगों तक पहुंचेगी और लोग आपके साथ कनेक्ट करने लगेंगे। तो करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा पुश करो। थोड़ा मेहनत लगता है कि घर की रूटीन के बाहर निकल कर हम अभी और कुछ करें, बट ज़रूर करो, थोड़ा थोड़ा करो। अपना ज़रूरी नहीं है नौकरी छोड़ दो या घर का काम छोड़ के सिर्फ ये करो, बट दिन में अपने लिए 1 से 2 घंटे निकाल कर जो चीज़ में आपको सचमुच खुशी मिलती है ना, करो। और आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद जब आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे। पेशेंस ज़रूर चाहिए उसके लिए, पर जब आप वो रिज़ल्ट देखेंगे आपको वो खुशी ज़रूर मिलेगी। काव्याजी, ही एवढी पॉझिटिव्हिटी येते कुठून? त्याची प्रेरणा काय आहे? ऐसा नहीं आहे, कभी कभी मेरा मन भी थोड़ा होता है नेगेटिव। कधी होतं? म्हणजे मला तरी ह्याच्या रुटीन ऐकल्यानंतर नाही वाटत. कधी थकता कधी? नहीं नहीं, मी नहीं थकते, टच वुड। बहुत कम, मैं कभी, बहुत रेयरली मैं बोलूँगी कि मैं थक गई। कभी कभी हम जानना चाहेंगे। अभी मैंने बोला था क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट गई थी पिछले हफ्ते, और रोज़ मैं सुबह को 4 बजे उठ रही थी और रात को मैं 12 बजे तक सो रही थी, तो 3 से 4 घंटे की नींद मिल रही थी और ट्रैवल कर रही थी एक जगह से दूसरी जगह। लोग ये नहीं देखते कि सुबह को जब भी सनराइज़ हो उसका शॉट लेना है, सनसेट हो उसका शॉट लेना है, लोगों से बात करना है, एक जगह पे टाइम से पहुंचना है, डे लाइट ख़त्म होने से पहले। तो ये सब थॉट प्रोसेस हमेशा रहता है। तो ये जब भी मैं नॉर्थ ईस्ट में मैं गई, रोज़ मेरा ऐसा रूटीन था। 5वें दिन जाकर मैंने बोला हाँ, आज मैं सचमुच थक गई। तुमच्या इंटरव्ह्यूचे एक वेगळा फॅन क्लब आहे, तुमच्या ट्रॅव्हल जे व्हिडिओ असतात ट्रॅव्हलिंगशी रिलेटेड त्याचा एक वेगळा फॅन क्लब आहे आणि तुमच्या ड्रेसिंग स्टाईलचे हो, म्हणजे खूप लोक त्याच्यासाठी पण तुम्हाला फॉलो करतात. तर हे कोण डिसाईड करतं? इतके कपडे हे स्पॉन्सर असतात की कसे असतात? मेरे पास एक स्टाइलिस्ट है, तो पहले तो मैं अपने ही कपड़े पहनती थी जो मेरे वार्डरोब में रहते थे, बट अभी इतने कपड़े तो मेरे पास है नहीं। सो एक स्टाइलिस्ट है मेरे पास, और जब भी शूट होता है तभी वो कोलैबोरेट करती है अलग अलग डिज़ाइनर्स के साथ जिन्हें अपने कपड़े प्रमोट करने होते हैं। और मैं बहुत लोकल डिज़ाइनर्स के साथ भी कोलैबोरेट करती हूँ, क्योंकि उन्हें कई बार मौका नहीं मिलता कि वो अपने आप को मार्केट कर पाए, वो कई लोगों तक रीच कर पाए। बट अगर मुझे कोई किसी का ड्रेस अच्छा लगता है तो मैं वो पहनती हूँ, मैं उन्हें टैग करती हूँ कि आपको ये कपड़े यहाँ पर मिलेंगे, तो उसी से मुझे भी कपड़े मिल जाते हैं, उनका भी बिज़नेस प्रमोट हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर आज मेरे पास रीच है तो मैं उस रीच को यूज़ करना चाहूँगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में मेरे थ्रू वहाँ तक पहुँच सके। तो वही करते हैं हम। कुछ रॅपिड फायर क्वेश्चन्स है. भारतातलं आवडतं ठिकाण? जंगल्स और गोवा. फॅमिलीला कुठे घेऊन जायला आवडेल? जंगल, बांधवगड और रणथंबोर. भारतात असं कुठलं शहर आहे जे तुम्हाला असं वाटतं ते उत्तम होऊ शकेल, खूप पोटेन्शियल आहे त्या शहरात? आता असं वाटतं अयोध्या. नॉर्थ ईस्ट में अभी होकर आई हूँ. कुठल्या शहरातलं कल्चर सगळ्यात जास्त आवडलं? राजस्थान. स्वतःचे म्हणजे कर्ली टेल्स यूट्यूब चॅनलवरती स्वतःचे इंटरव्ह्यू बघता का, किंवा काही जे काही व्हिडिओ बघता? पब्लिश होने के बाद नहीं. लाइफ फंडा मैंने अपनी वेबसाइट पर भी डाला है ये. इफ़ यू लुक लाइक योर आधार कार्ड पिक्चर, यू नीड अ ट्रिप. अगर काम्या जानी ट्रैवल ब्लॉगर या फूड ब्लॉगर ना होती तो और? आपकी तरह एक रिपोर्टर होती. फेवरेट टाइम पास? टीवी देखना या इंस्टाग्राम पे रील्स देखना. काम्या जानी को गुस्सा कब आता है? बहुत सारी चीज़ों पर. लगता नहीं आता? नहीं, बहुत चीज़ों पर नहीं आता, बट मुझे
मैं एक्चुअली अपने काम को लेकर बहुत परफेक्शन एक्सपेक्ट करती हूँ, तो कई बार जब कोई चीज़ें नहीं होती ठीक, हाँ अगर वीडियो पर कुछ ठीक नहीं हुआ है, कोई एडिट ठीक नहीं हुआ या कुछ ऐसे, इन सब चीज़ों पर, छोटी छोटी बातों पर बहुत ऐसे कोई ज़्यादा गुस्सा एक्चुअली टीम से बात करने और हस्बैंड से एग्जैक्टली मैं यही बोल रही थी, टीम और हस्बैंड से पूछिए, वो बताएंगे, उनके पास एक लंबी सी लिस्ट होगी। तो अब कौन सा गाना ऐसा लगता है ये मेरी पर्सनैलिटी के लिए बना है, बॉलीवुड सॉन्ग? इट कीप्स चेंजिंग, लेकिन अभी फ़िलहाल वो अनुष्का शर्मा का गाना है ना, जिया जिया रे खुद ही से मैंने इश्क किया। खूप खूप शुभेच्छा पुढच्या प्रवासासाठी. असं जग फिरत राहा आणि छान छान व्हिडिओज, छान छान जागा आमच्यापर्यंत पोहोचवत राहा. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. थँक्यू. आणि तुम्ही पण खूप पॉझिटिव्ह आहात. थँक्यू सो मच. खूप मोठी कॉम्प्लिमेंट आहे खरं तर ही माझ्यासाठी तुमच्यासारख्या व्यक्तीकडनंही मिळणं. थँक्स. कॅमेरा पर्सन योगेंद्र गुप्तासह राखी पाटोळे, ABP माझा, मुंबई. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.